नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियरविल पर। तो दोस्तों, मैंने एक योद्धा बैच की घोषणा की थी जिसके अंदर पूरा बैच निःशुल्क पढ़ाने के लिए मैंने बोला था आपसे। पूरा बैच में योद्धा बैच है, पूरा निःशुल्क पढ़ाऊंगा, आपको 1 रुपया पे नहीं करना है। तो इससे संबंधित हमारी यूट्यूब के ऊपर क्लासें चल रही हैं जिसके अंदर मैथ्स की क्लासें चल रही हैं और साइंस की भी क्लासें चल रही है। दोनों क्लासें मैं लेता हूँ। प्ले लिस्ट पर जाओगे तो आपको क्लासें मिलती भी हैं, रोज क्लासें मिल जाती हैं। प्ले लिस्ट भी बना रखी है मैंने। आज से हमारी जीके की क्लासें भी शुरू होने जा रही है। हरीश सर आपको जीके पढ़ाएंगे। जीके में सबसे पहला जो पोर्शन पढ़ाएंगे वो पॉलिटी पढ़ाएंगे आपको। राजनीति विज्ञान कहते हैं आप उसको। इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद वगैरह जो भी होती है सभी चीजें आपको पता है। इंस्टीट्यूशन भी आता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो मैटर पढ़ाएंगे इससे संबंधित जो नोट्स होगा, जो आपको पीडीएफ होगी, वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और इम्पोर्टेंट पोर्शन है, पूरा जो सिलेबस है वो आपको हरीश सर पढ़ाएंगे। तो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क अच्छा मैटर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। ये आज का जो अपना लेक्चर है ये रिकॉर्डेड रहने वाला है। आपका सपोर्ट रहा तो ये धीरे धीरे लाइव हो जाएगा। आप कहोगे तो ये इसको लाइव रख देंगे अपन। तो आज ये अपनी पहली क्लास है पॉलिटी की। तो चलो सर शुरुआत करें। प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। बच्चों, आज से हमारे वॉरियरविल चैनल पे अपना नया पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें योद्धा बैच चल रहा था 26 जुलाई से। सीताराम जी सर आपको लगातार मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह पढ़ाते जा रहे थे। उसमें आज नया पोर्शन जीके जीएस का स्टार्ट करेंगे और उसमें जीके जीएस से स्टार्ट करके पॉलिटी, राजनीति विज्ञान से संबंधित होगी, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, प्राचीन पैटर्न से लेकर के मॉडर्न पैटर्न तक किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार का अभी ट्रेंड चल रहा है। रेलवे, एसएससी, टीए, आर्मी भर्ती में जिस प्रकार के क्वेश्चन जिस सीक्वेंस से बन रहे हैं उसी प्रकार हम लगातार चलते रहेंगे। जीके जीएस में पॉलिटी से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी से स्टार्ट करके अपन जो नोट्स बनाते हैं, नोट्स के अंदर अपनी लिखी हुई चीज अपन को खुद को समझ में आनी चाहिए। दूसरे को समझ में आए उससे कोई लेना देना नहीं। चीज वो नोट्स में वो चीज लिखो जो चीज आपको नहीं आ रही या जिसमें आपको डाउट है। मैं यहाँ बता रहा हूं उसमें से कुछ चीजें आपको आ रही है तो उन चीजों को लिखना जरूरी नहीं है। जिस चीज में आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मेरे को डाउट है या नहीं आ रहा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में नोटिस करो। उसको शॉर्ट फॉर्म में उसको नोट्स करो। सिर्फ आपका लिखा हुआ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जर्नी एक लंबी जर्नी यहाँ से शुरुआत करके लंबी जर्नी हमें तय करनी है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक होंगे। भैया जी ठीक है, और ये दिन नहीं है तो अभी सफर जारी है, एक दिन कर लेंगे, अपने बलबूते पे सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नए पोर्शन जीके जीएस से। उसमें अपना पहला टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल। राजनीति विज्ञान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान का निर्माण प्रक्रिया, संविधान का निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, कार्यपालिका, ये सभी चीजें। संसद क्या होती है, किस प्रकार नियम लागू करती है, क्या काम होता है संसद का, कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका क्या होती है, कैसे काम करती है, किन किन पे लागू होती है, इन सभी चीजों के बारे में पॉलिटिकल में पढ़ेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं, पॉलिटिकल से शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। संविधान की शुरुआत कहां से हुई, किस प्रकार हुई, उससे संबंधित
संविधान का विकास आज का हमारा प्रथम टॉपिक रहेगा। इसमें चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। भैया जी, राजनीति नाम आते ही पहले बहुत नाम आता है संविधान। संविधान क्या होता है, चलिए जानते हैं। आज का अपना टॉपिक है संविधान। संविधान भैया जी क्या है? संविधान शब्द बनता है सम प्लस विधान। सम सम का मतलब होता है समान, सभी के लिए। कोई नियम है, कानून है जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, वो सभी के लिए समान होने चाहिए। और विधान का मतलब होता है नियम, नियम या कानून, नियम या कानून। यदि सरकार द्वारा कोई भी नियम कानून वो जारी किए गए, तो ये बात नहीं कि आप उनसे सवाल कर सको कि ये किन को मान्य है, किन को नहीं मान्य है। तो वो एक प्रक्रिया होती है कि ये सरकार ने जिस नियम या कानून को लागू किए वो वहां की जनता, सभी जनता के लिए समान है, सभी को मानना पड़ेगा। और उससे संबंधित दंड या अपराध किया तो उनके लिए दंड भी आपके लिए उसी को दिया जाएगा। तो चलिए संविधान क्या है इससे संबंधित देखते हैं। संविधान की परिभाषा होती है नियम, नियम या कानून। नियम या कानूनों के समूह को संविधान कहा जाता है। नियमों या कानूनों के समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान का विकास कहां से हुआ, कैसे हुआ? तो सर्वप्रथम ब्रिटिश से संविधान की शुरुआत मानी जाती है। ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश शासन चलता था, राजा महाराजाओं का शासन चलता था, वहां पर राजतंत्र चलता था। तो उन राजा महाराजाओं ने सोचा कि कुछ ऐसा नियम या कानून बनाए जिससे हम यहाँ से आदेश या जारी करते अपने जो क्षेत्र की जनता है उसको सभी के लिए समान नियम या कानून उनको मानना पड़े। उसको लेकर विचार करते उसने संविधान का निर्माण किया, संविधान की शुरुआत की। इसलिए संविधान की शुरुआत ब्रिटेन से हुई। ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी कहा जाता है, संविधान की जननी, क्योंकि वहां से शुरुआत हुई थी। और वैसे देखा जाए तो सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का ही है, क्योंकि ब्रिटेन की शुरुआत यहीं से, संविधान की शुरुआत यहीं से हुई। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी कहा जाता है। और ब्रिटेन का संविधान भैया जी हम देखते हैं कहीं लिखित, कहीं अलिखित संविधान होता है, प्राचीन होता है, नवीनतम होता है, कहीं सबसे बड़ा लिखा होता है, सबसे छोटा। तो ब्रिटेन का संविधान राजा महाराजाओं द्वारा नियम जारी करके लागू किया गया। तो यहाँ का संविधान सबसे प्राचीन है, वो अलिखित संविधान है, अलिखित। ठीक है, ठीक है। इस तो भैया जी लिखित संविधान सबसे प्राचीन संविधान है यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे प्राचीन संविधान लिखित में हो गया यूएसए का और अलिखित में हो गया ब्रिटेन का। चलिए भैया जी, भारत का संविधान कैसे? भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों में
सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित भारत का। ठीक है, आगे तो भैया जी प्राचीन आपने बता दिए, नवीनतम संविधान किनका है? नवीनतम की बात करें तो सबसे नया संविधान है क्यूबा का। क्यूबा नाम एक छोटा सा देश है जिनको विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है, और उसी कंट्री का सबसे नवीनतम संविधान है जिसमें क्यूबा, इनका संविधान 2019 तक इनके पास कोई संविधान नहीं था। 2019 तक अप्रोक्सीमेट मानो तो 6 से 7 साल हुए होंगे इन लोगों को संविधान के बारे में जानते हुए। क्यूबा का संविधान है सबसे नवीनतम। अच्छा, सबसे बड़ा हमने देख लिया भारत का, तो भैया जी सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का लिखित, सबसे छोटा, प्राचीन भी और सबसे छोटा भी है। कैसा? लिखित, अमेरिका का। ठीक है भैया जी। अलिखित में देखिए सबसे छोटा संविधान ये है, ये एक बात ध्यान रखना, ये अनुच्छेद के हिसाब से सबसे कम अनुच्छेद अमेरिका के संविधान में, और वैसे सबसे छोटा देखा जाए तो वो है मोरक्को नाम का एक देश है, मोरक्को, यहाँ का संविधान सबसे छोटा संविधान। ठीक है, ये हो गई अपनी बेसिक जानकारी संविधान के बारे में। अच्छा, इसी प्रकार भारत में संविधान को, ब्रिटेन के संविधान को देखते हुए भारत में भी संविधान लागू करने के नियम, विचार, कानून बनने चाहिए। यहाँ भी राजतंत्र चलता था, तो फिर भारतीयों ने सोचा हमें भी संविधान बनाना है। तो भारतीय संविधान का विकास और ये प्रोसेस किस प्रकार से चलता हुआ, कब से शुरुआत हुई, कैसे चला? भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें 1895 में बाल गंगाधर जी तिलक द्वारा एक स्वराज विधेयक लाया गया, स्वराज विधेयक लाया गया। उसमें उन्होंने कुछ तमाम बातें लिखी कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, जैसे ब्रिटिश है, अमेरिका है, उन देशों में संविधान लागू। उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने 1922 में विचार रखा। उसके बाद 1934 में जवाहरलाल जी नेहरू ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ऐसे करते करते भारतीय संविधान की परंपरा आगे चलती रही, और ये चीजें हमने देख ली है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व की जननी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शुरुआत में ब्रिटेन में संविधान की शुरुआत हुई, कहां से हुई, किस प्रकार हुई, ये देखो। वो हुई थी 1600 ईस्वी में, एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। उनका मेन मकसद था कि पूर्वी देशों में अपना व्यापार क्षेत्र बढ़ाना, व्यापार क्षेत्र बढ़ाना, अपने लोगों को उनके लिए प्रोत्साहित करना, वहां से बहुत तमाम चीजें, महंगी चीजें खरीद के अपनी कंट्री के अंदर लाना, आगे बेचना, तगड़ा मुनाफा कमाना। इसी से संबंधित ब्रिटेन में शुरुआत होती, उन्होंने सोचा संविधान का निर्माण करे कैसे, किस प्रकार चलाए। तो उन्होंने शुरुआत की रेगुलेटिंग एक्ट नाम के अधिनियम ला करके। तो 1773 में उनका पहला आया था एक रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 में आते ही उन लोगों ने ये संविधान के नाम पर इसको लागू किया। पहले इसको अपनाओ, इसमें क्या क्या नियम कानून फॉलो करते हैं जनता, इसी प्रकार उसमें आगे सुधार करते हुए आगे देखेंगे। तो यहाँ का एक ये बंगाल, जैसे अपने पश्चिम बंगाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, इधर का ये कंटिन्यू, भारत पहले बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सभी एक थे। तो ये बांग्लादेश की साइड को बंगाल कहा जाता था। तो यहाँ पर एक वारेन हेस्टिंग्स नाम से कोई अंग्रेज था, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था।
उसको यहाँ का गवर्नर जनरल बना के और वहां के लोग आते व्यापार करने के लिए। वारेन हेस्टिंग्स आगे थे गवर्नर जनरल के तौर पे, यहाँ की जनता को किसी को बोलने नहीं देते और अपना काम लगातार आगे से आगे बढ़ाते जा रहे थे। उस समय 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। तब ये वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 के अंदर कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जो वर्तमान में हमारे दिल्ली में, जिसको हम सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। उसी प्रकार सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1774 में। ठीक है सर जी, 1774 में की गई। उनका भी एक मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश थे वो, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। उनको वहां के सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। एक मुख्य न्यायाधीश थे, उसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिनमें से एक लेमेंत्रे था, एक चार्टर्ड था, एक रॉबर्ट था। इस प्रकार 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है भैया जी, कलकत्ता में कर दी गई। उसके बाद आगे चलते चलते 1784 में आया। उनमें कुछ सुधार करते हुए 1784 का एक्ट लाया गया और 1784 के एक्ट में 1773 के एक्ट में सुधार किया। सुधार करके 84 को यहाँ पर इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। और इसी के अंदर भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन, हाँ, द्वैध शासन मतलब एक तो किसी क्षेत्र या स्थान पर एक आदमी का सभी चीजें संभालता हो, एक ही आदमी, और कुछ एरिया हो उसके अंदर अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग आदमियों को नियुक्त किया जाए, तो उनको बोलते हैं द्वैध शासन। इसी प्रकार भारत से संबंधित, भारत में पहले एक शासन चलता, फिर द्वैध शासन की शुरुआत की। ये कैसे? द्वैध शासन में यहां पर आया था एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, पहले इन दोनों को एक 1773 के एक्ट में एक ही तो एक्ट था। द्वैध शासन की शुरुआत में ये 2 अलग अलग कर दिए गए। अच्छा, इनका क्या काम था भैया जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये देखते थे व्यापारिक मामलों, ठीक है। और एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये देखते थे राजनीतिक मामलों। इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और डायरेक्टर दोनों की स्थापना 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट से हुई थी। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस एक्ट के तहत बने थे? 1784 के। 1784 के एक्ट में सुधार करते करते आगे चला, तो एक छोटा सा एक्ट आता है 1700, नहीं वो 1800 को है, उसको छोड़ो। 1784 के बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम ने, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नियम कानून बनाए हुए थे, उनको अगले 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया था कि उसमें कुछ भी फेरबदल करना है, सुधार करना है, तो आप कुछ और सुधार बदल करो, उसमें कुछ नए नियम अगले 20 वर्षों के बाद लागू किए जाएंगे। तो उनमें 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल, अभी मैंने आपको बताया बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ये इधर का क्षेत्र बंगाल कहा जाता था संयुक्त रूप से। बंगाल से ये चलते चलते 1784 के एक्ट में 1813 के एक्ट के तहत सत्ता का विस्तार करना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1813 के बाद बंगाल में पहले ब्रिटिश शासन की जनता ने बंगाल में गवर्नर जनरल नियुक्त किया। अब उन लोगों, जनता के विस्तार होते चलते गया और वहां के लोगों ने आगे बढ़त की। बढ़त करते करते उन्होंने
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसी प्रकार कुछ सामाजिक सुधार किए गए थे उसमें, जैसे भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, और इसी समय कानूनी सुधार के लिए लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में, ये याद रखना, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। आगे चल के 1858 का शासन आया। इनके बीच में एक छोटा सा एक था 1833 का, जो 1813 में कंपनी का शासन बढ़ाया था 20 वर्ष के लिए, वो पुनः 1833 तक उनका कार्यकाल हो गया। 1833 में कुछ सुधारमेंट हुए, उसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर आया 1858 का। अच्छा, इनसे पहले 1857 में भारत में एक क्रांति हुई थी। क्रांति भैया जी किस चीज? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इधर से अपना प्रचार कर रही थी, उधर से ब्रिटिश आ रहे थे, बांग्लादेश तक वो पहुंच गए, उधर से ईस्ट इंडिया कंपनी केरल पहुंच गई। तो 1857 तक आते आते उन दोनों का आमना सामना हो गया। अच्छा, 1857 के अंदर आमना सामना हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने फायदे के लिए लगातार विस्तार कर रही थी, और उधर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लगातार विस्तार कर रहे थे। दोनों का आमना सामना हो तो ब्रिटिशों ने बोला हम राज करेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला हम करेंगे। तो फिर उन दोनों के आपसी में भिड़ंत हुई। तो 1857 में ये क्रांति हुई थी। इसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का ज्यादा विस्तार नहीं था, ब्रिटिश लोगों की पहले से तैयारी थी, तो उसमें उन्होंने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसी से मुगल काल चलता आ रहा था, 1526 वाला वो बाबर वगैरह, उनको सभी को समाप्त करते हुए नई व्यवस्था शुरू की गई। कब? 1858 से। 1858 में रेगुलेटिंग एक्ट के स्थान पर भारत शासन अधिनियम आ गया। मतलब भारत पर शासन करने का अधिकार आ गया कि अब शासन किस प्रकार करना है, किसको करना है, उसी समय। तो इसमें शासन करने में ब्रिटेन की महारानी के हाथों में सीधा था। भारत शासन भारत पे चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, और भारत में जो शासन चल रहा था उनको कहां से कंट्रोल किया जा रहा था? वो डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी थी, उनके हाथों में था भारत का शासन। उसी समय एक भारत में नया पद सर्जित किया गया था, भारत के सचिव। जैसे आज अपन देखते हैं हर कंट्री में अलग अलग अपने भारत का एक राजदूत होता है, उसी प्रकार वो करता है कि उस कंट्री से संबंधित मामलों या मुद्दों पर बात करता है, उनसे संबंधित समाधान के लिए वो राजदूत करता है। उसी प्रकार ब्रिटिश शासन की एक भारत के लिए एक सचिव नियुक्त किया गया था, और वो सचिव ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश में यहाँ के भारत का जो भी नियम कानून वगैरह उससे संबंधित कुछ भी हो वो देखता था, काम वगैरह देख कर भारत के पूरे शासन को कंट्रोल करता था। इसी प्रकार ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, और अपने कार्यों के लिए सीधे ब्रिटेन संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के कार्यों को देखता था, वहां से कंट्रोल करता था ब्रिटिश शासन में। चलिए आगे देखते हैं। 1858 में भारत शासन अधिनियम आ गया, तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। 1858 में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। तो ठीक है भैया, ये वायसराय क्या क्यों कर दिया गया? इसमें एक लॉर्ड कैनिंग नाम था, अंग्रेज था, जो अंतिम गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का किया, तो प्रथम वायसराय भी वही हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय तो वो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उसी समय पद का चेंजमेंट किया गया, और अंतिम वायसराय भी वही, ये गवर्नर जनरल भी वही था, और प्रथम वायसराय भी वही था। उसमें कुछ सुधार करते हुए आगे 1861 में एक भारत परिषद अधिनियम आया। यहाँ गवर्नर जनरल वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी वायसराय को। 1861 में आया था ये।
और 1862 में चलते चलते लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। जिस प्रकार लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी में हमारे यहाँ लोकसभा में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, उसी प्रकार 3 भारतीयों को 1862 में वहां ब्रिटेन की संसद में वहां पर मनोनीत किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, इनसे पहले एक चीज नोट करो, यहां पर 1872 में लॉर्ड मेयो के समय जनगणना की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय जनगणना की शुरुआत। एक ये बात याद रखना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 1881, यहां पर याद रखना लॉर्ड रिपन के अध्यक्षता में नियमित जनगणना, ये जो लगातार 10 वर्षों से जनगणना होती आ रही है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1881 से, लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना। समझ गए? 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई, जो एक जैसे 81 में अलग शुरुआत जनगणना हुई तो 9 वर्ष का टाइम पीरियड हुआ, तो 1881 से लगातार 10 वर्षों से जनगणना होती रहेगी भारत में अब तक, और लगातार चलती रहेगी। तो 1881 में ये जो अपने 10 वर्ष से जनगणना हो रही है, इनको नियमित कर दिया गया। आगे देखो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, एक यहीं पे एक बात याद रखना, 1885 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। क्या नाम था उसका? एक अंग्रेज था, A.O. ह्यूम। इसकी अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, और उसी समय बंबई के अंदर 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन में एक नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उनकी अध्यक्षता की बंबई में उनका आयोजन हुआ था। प्रथम अधिवेशन बंबई में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ, 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, हमारे जो भारत में लगातार निर्वाचन चुनाव वगैरह होते हैं ना, उससे संबंधित ये चुनाव के बारे में कुछ उन लोगों के दिमाग में आया कि इस प्रकार हम सरकार का गठन कर सकते हैं, शासन लागू कर सकते हैं।
तो 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और यही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में 1909 के अधिवेशन में, 1909 का भारत का परिषद अधिनियम था, उसमें उसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। मार्ले कौन था? मार्ले था ये ब्रिटेन का एक वायसराय, ठीक है। और मिंटो कौन था? वेद मिंटो था भारत सचिव। 1909 में मिंटो भारत का सचिव था। इसी समय एक सांप्रदायिक निर्वाचन, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता करते थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होगी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव कराए। उस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई 1909 में, ठीक है। मार्ले मिंटो ये राज्य सचिव बता दिया मैंने आपको, मार्ले मिंटो वायसराय था। और इसी समय एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम का वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। अच्छा, इसी में एक चीज याद रखना, 1905 में एक बंगाल विभाजन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये डेट 1905 और एक है 1906। ये 1906 में क्या हुआ? 1906 में हुआ था एक मुस्लिम लीग नाम गठन बना था, मुस्लिम लीग। सीधा क्वेश्चन बनता है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 और 1906। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों याद रखना है। आगे चलिए, आगे 1919 का बाद शासन अधिनियम, इसी को बोलते हैं माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें क्या हुआ? इसमें भैया जी 1984 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। उस द्वैध शासन को प्रांतों में भी लागू कर दिया गया था। उस टाइम सिर्फ एक विस्तारित क्षेत्र था, उसमें लागू किया गया था। 1919 में आते आते इनको प्रांतों में, जैसे ब्रिटिश काल में भारत के अंदर 4 अलग अलग प्रांत हुआ करते थे, उन प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। अलग से केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी। इसी प्रकार वित्त, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। जैसे द्वैध शासन की शुरुआत होगी, प्रांतों में सरकार अलग अलग होगी, तो उनका बजट भी तो अलग अलग होगा। और एक संस्था थी लोक सेवा आयोग। 1919 के अधिनियम पूछे तो 1919, और इसकी डेट पूछे तो 1926। 1926 में संघ, ये लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जो 1950 में 1950 में आते आते इसका नाम कर दिया कि यूपीएससी। अपने यहाँ जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो यूपीएस क्लियर करके बनते हैं। और ये संघ लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग को ही चेंजमेंट करके संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया 1950 में, ठीक है। और इसी समय एक याद रखना, 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा महात्मा गांधी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इससे संबंधित 1922 में एक और याद रख लेना, 1922 यहाँ एक चोरी चोरा नाम की घटना हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा, ये बहुत पूछा जाता है सीधा, चोरी चोरा घटना 1922 में, ठीक है। इस प्रकार यूपीएससी हो गया।
चलिए आगे चलते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, यहाँ से भारत के लिए पर्सनल कुछ नियम कानून बनने, वैसे देखे तो भारतीय संविधान की वैल्यूएबल शुरुआत यहीं से मानी जाती है। भी पहले तो नियम बनाते कोई, मानते कोई। 1935 के अधिनियम में यहाँ तक आ गया कि अब भारतीयों के लिए भारतीय नियम बनाएंगे और भारतीय लागू करेंगे। तो 1935 का एक भारत शासन अधिनियम था, इसीलिए इसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी और प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। क्योंकि अब शासन भारतीयों के हाथों में आने लगा तो प्रांतों का द्वैध शासन पुनः समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और विस्तार किया गया। 1909 की सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति चलती थी, उसका और विस्तार किया गया। चुनाव किस प्रकार करवाना है, कैसे करवाना है। और इसी समय इसी अधिनियम के तहत म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, भारत से अलग कर दिया गया। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये अधिनियम पूछे तो 1935 का और डेट पूछे तो 1937। 1937 में म्यांमार को अलग किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई बोलते हैं जिसे हम, इसकी स्थापना की गई 1935 में। अच्छा, 1 अप्रैल फाइनेंशियल है, 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई की स्थापना की गई, जो भारत में लेखा जोखा करेंगे, इससे संबंधित लेन देन वाली 35 के अधिनियम में। इस प्रकार चलता रहा शासन। 1935 में आते आते भारतीयों को कुछ हाथ में लगने लगा, कुछ नियम कानून हाथों में आने लगा। तो भारतीय ने सोचा ठीक है, अब हम भी संविधान सभा बनाते हैं, संविधान बनाएंगे, अपना नियम बनाएंगे, अपन खुद पालन करेंगे उनका। तो इनसे संबंधित 35 का अधिनियम था। तो ये द्वैध शासन और ऐतिहासिक विकास में देखे जाए तो 1773 से माना जाता है। वैसे 1773 से शुरुआत और 1784 में ये फिर से इंडिया एक्ट आया। 1919 माउंट एक्ट मैंने आपको बता दिया। 1935 में केंद्र में आते आते ये 1862 में पहले 3 भारतीय मनोनीत हुए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 में, 1909 में सांप्रदायिक चुनाव। अच्छा, एक यहां से याद रखना, 1926 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम 1926 से शुरुआत हुई थी। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना, उच्चतम न्यायालय बना कलकत्ता के अंदर। उसके मुख्य न्यायाधीश बताइए आप कौन? सर एलिजा एम्पी। और यही सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में चलता है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कहते हैं। अच्छा भैया जी, ये 1774 में कलकत्ता में था, तो दिल्ली में कब आया? नहीं, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो उनका नियम कानून सबको समाप्त कर दिया गया। और जैसे 1950 में आते आते भारत को अपनी स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली, तो उस समय भारत ने अपना एक नया उच्चतम न्यायालय स्थापित कर दिया 1950 में। अच्छा, इसकी एक डेट भी याद रखना तुम, 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इसी उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में 2025 तक 33+1, इसका मतलब क्या हुआ? 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। और अभी वर्तमान में बात करें तो 2026 में एक नया बिल पास करवा के, लागू करवा के इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। तो वर्तमान में 2026 में 37 अन्य न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, कुल 28 न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में 2026 में कुल 28 न्यायाधीश। अच्छा भैया जी, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, हाँ, सूर्यकांत शर्मा, जो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है।
अच्छा, क्रम में देखें तो 53वीं। और भैया जी इन्होंने किन का स्थान लिया? इनसे पहले 52वें मुख्य न्यायाधीश थे अपने B.R. गवई। क्या नाम था? B.R. गवई। इनका स्थान लिया उन्होंने। और वर्तमान में अपने सूर्यकांत शर्मा ये 53वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और यही देखते हुए वर्तमान में कुल इसमें 38 सदस्य होते हैं। और आप सब लोगों को आज हमारी ये पहली क्लास थी पॉलिटिकल की, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्लास को लाइक करना। और इसी प्रकार अपनी कल से संविधान सभा कैसे बनी, क्या हुआ, किस प्रकार विकास हुई, इस प्रकार आगे की क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।